और बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके बाद पार्टियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1 बजे तेलंगाना के आदिलाबाद में जनगर्जना सभा में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। यहां वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के तमाम सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, तारीखों का ऐलान हुआ, इसके बाद तेलंगाना का उनका ये दौरा तारीखों के ऐलान के बाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई थी, एक बार फिर से दक्षिण को मजबूत करने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। तो अमित शाह का तेलंगाना का दौरा बेहद खास है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना में होने वाली विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। 30 नवंबर को आपको बता दें विधानसभा चुनाव तेलंगाना में होना है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है और राज्य के दौरे पर रहने वाले हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आदिलाबाद में एक सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे। हैदराबाद में बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को भी संबोधित किया जाएगा। तो तेलंगाना में भाजपा को कई उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि शाह के इस दौरे से 30 नवंबर को होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके अभियान को गति मिलती नजर आएगी। इधर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने की शुरुआत में तेलंगाना के महबूब नगर और निजामाबाद में विकास कार्यों में भी हिस्सा लिया था। 2 रैलियों को संबोधित तब भी किया गया था। और अब आपको बता दें कि अमित शाह का दौरा कई मायनों में खास है। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 30 नवंबर को चुनाव तेलंगाना में होने हैं, लेकिन ये दौरा है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज तेलंगाना में रहेंगे अमित शाह। आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित किया जाएगा और इसी के साथ आपको बता दें कि बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे हैदराबाद में अमित शाह। तो 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव में जो उनका कैंपेन है, जो गति है, उसे गति मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये भी आपको बता दें कि इसी महीने की जब शुरुआत हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना पहुंचे थे, जहां तेलंगाना के महबूब नगर और निजामाबाद में विकास कार्यों की सौगात दी थी। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण यह दौरा है अमित शाह का तेलंगाना का दौरा, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को हारने के बाद बीजेपी लगातार विचार मंथन में जुटी थी और अब किसी भी कीमत पर तेलंगाना को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती और यूं कहें कि सत्ता पर काबिज होना चाहती है। तो केसीआर इस वक्त सत्ता पर काबिज और इसी को लेकर लगातार सेंधमारी की कोशिश में बीजेपी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। दीपक, देखिए, तेलंगाना का दौरा है, यूं तो दौरे कई बार किए गए हैं, लेकिन अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद आज का दौरा जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो चलता है दीपक? जी बिल्कुल दीपिका, अगर बात की जाए, क्योंकि अभी तेलंगाना की जो कोर कमेटी है या फिर अगर केंद्र चुनाव समिति की बैठक जो है अभी तक नहीं हुई या, और देखिए तेलंगाना की जो डेट है वो भी डिक्लेयर हो गई कि 30 नवंबर को वहाँ मतदान होगा। तो बीजेपी और खुद गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि तेलंगाना का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो आज उनकी जो बैठक है, और बात करें तो जो बुद्धिजीवियों के साथ शाम को बैठक है, उससे पहले अगर बात की जाए तो एक रैली है जिसमें वो संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब बुद्धिजीवियों से वो बात करते हैं तो फीडबैक भी लेते हैं कि आखिर राज्य में क्या चल रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार बीजेपी बहुत जोरों शोर से लगे तेलंगाना में। जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं तेलंगाना को जीतने की जो रणनीति है वो बीजेपी तैयार कर रही है और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार तेलंगाना के दौरे पे जा रहे हैं। और इससे पहले अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना गए थे। उसके बाद कई योजनाओं का उन्होंने
थे उनका उद्घाटन किया था। और कहीं ना कहीं लगता है कि तेलंगाना को जिस तरीके से अगर जीतना तो उसकी रणनीति बनानी पड़ेगी पार्टी को। देखिए, इसी को लेकर रणनीति आज बनाने की खुद समय गृहमंत्री अब तो अमित शाह कम रह पहुंचे गया ना, दोपहर। लगभग। हाँ दीपक, रणनीति बनाने का वक्त कम रह गया। हम बात मध्य प्रदेश की कर लें, छत्तीसगढ़ की कर लें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, लेकिन क्या लगता है उतना फोकस तेलंगाना पर है? हालांकि आप ही सही कह रहे हैं कि जब इस महीने की शुरुआत हुई थी तब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, विकास कार्यों की सौगात दी थी, लेकिन क्या लगता है अब पूरा फोकस है? चूंकि काम बहुत बाकी है, समय कम है। बिल्कुल देखिए, और क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24 घंटे और साल के 365 दिन चुनाव में व्यस्त रहती है। हालांकि उसमें अगर बात की जाए तो तेलंगाना में चुनाव की रणनीति बहुत पहले ही बन चुकी थी, क्योंकि जब किशन रेड्डी को वहां का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उसके बाद लगातार अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में टारगेट रखा गया था कि 1.5 लाख की भीड़ लेके आनी है, और वो टारगेट पूरा किया गया। और कहीं ना कहीं लगातार अगर बात की जाए तो जब जो डॉक्टर के लक्ष्मण है, राज्यसभा सांसद हैं, तेलंगाना से आते हैं, उन्होंने बाइक रैली निकाली थी। उसके बाद कई अगर पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी के संगठन के नेता और खुद, क्योंकि अगर बात की जाए तो सुनील बंसल को तेलंगाना का प्रभार दिया गया है। सुनील बंसल वही हैं जिन्होंने 2017 और 2019 में पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में बड़ी सबसे बात बड़ी ये बात भी है कि है, उनकी जो संगठन की विस्तार की नीति। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह भी है कि साउथ में, यूं कहें कि दक्षिण में अपनी सत्ता को काबिज करना चाहती है बीजेपी, लगातार प्रयासरत है। कर्नाटक का हम हाल देख गए हैं, लेकिन अब देखते ये हैं कि आगे विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। दीपक, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस और सक्रिय हो गई। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश का रुख करेंगे आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी। शहडोल में जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। लगभग 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव प्रस्तावित, और चुनावों को लेकर प्रदेश में कई रैलियां, यात्राएं कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी जहां जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है। तो आज शहडोल पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज आप सांसद संजय सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी है। आज खत्म हो रही है ईडी की 5 दिन की रिमांड। इधर शराब घोटाले में केस दर्ज किया गया था, तो ईडी ने इस बाबत संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आपकी लीगल सेल पटियाला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च भी करेगी। प्रोटेस्ट में दिल्ली और हरियाणा से कई वकील शामिल होंगे। पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ मार्च भी निकाला जाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज संजय सिंह की रिमांड पूरी हो रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। इस बीच मार्च निकालने की तैयारी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित इस वक्त जुड़ गए हैं। नमित, देखिए आज संजय सिंह की पेशी और मार्च की तैयारी भी, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि आज ईडी ने जो रिमांड मांगी थी 10 अक्टूबर तक की, वो आज खत्म हो रही है, जिसको लेकर आज ईडी फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश करेगी। तकरीबन 2 बजे के आसपास ईडी जो है संजय सिंह को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगी। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो लीगल सेल है वो एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च करने जा रही है। पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये मार्च होगा। हालांकि इस मार्च का संजय सिंह की पेशी से और उनकी गिरफ्तारी से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन इस जो ये मार्च आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने रखा है, ये इनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो संविधान की हत्या कर रही है, उनके हनन कर रही है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। हालांकि जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि 2 बजे के आसपास संजय सिंह की पेशी होगी और ईडी फिर से उनकी रिमांड और ज़्यादा मांगेगी, क्योंकि हमने परसों देखा था दिनेश अरोड़ा को सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी। इसके अलावा जो संजय सिंह के करीबी हैं, चाहे सर्वेश मिश्रा हो, विवेक त्यागी हो या फिर अजीत त्यागी हो, इन तीनों को भी सम्मन जो है वो ईडी की तरफ से दिया गया था और सर्वेश मिश्रा ईडी दफ्तर पहुंचे भी थे। तो पिछले 5 दिन में ईडी ने संजय सिंह से क्या पूछताछ की है, इसके अलावा सर्वेश मिश्रा से क्या पूछताछ की है, उन बातों को भी ईडी कोर्ट के सामने रखेगी। तो क्या लगता है संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ पाएंगी
लगातार संजय सिंह के वकील ने भी अपनी दलीलें दी होंगी नमित बचाव में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं संजय सिंह, ऐसे में अभी लगता नहीं है कि उनको जमानत मिल पाएगी, क्योंकि आज ईडी फिर से जो रिमांड है वो मांगेगी। और ईडी का ये कहना है कि पिछले 6 महीने में जो उन्होंने इस पूरे जो कथित शराब घोटाला मामला है उसमें जितने भी पूछताछ किए हैं, जितने एविडेंस उनको मिले हैं, उसी के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में ईडी जो है वो थोड़ा और वक्त मांगेगी, और यानी कि संजय सिंह के रिमांड के लिए और ज़्यादा जो वक्त है वो आज कोर्ट के अंदर ईडी मांग सकती है। लेकिन बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि पिछली सुनवाई में भी संजय सिंह ने अपनी दलीलें रखी थी, और इस बार भी संजय सिंह की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो बहुत गहराया हुआ है, चूंकि दो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो अंदर हैं आम आदमी पार्टी के। यही मामला कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दर्ज है, तो यहाँ मुश्किलात बहुत है यदि हम डीपली देखें तो। नमित, देखिए बिल्कुल, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उस मामले में लगा है दिल्ली कथित शराब घोटाला मामला, जिसमें ऑलरेडी जो मनीष सिसोदिया हैं जो कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं वो जेल के अंदर हैं, और उसी मामले के अंदर संजय सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है। क्योंकि ये मामला आज का नहीं है बल्कि पिछले 2 साल से मामला चल रहा है। ऐसे में संजय सिंह से जो पूछताछ हुई है, और दूसरी बात ये भी है क्योंकि संजय सिंह के घर पर जब 14 घंटे की रेड हुई थी, उस रेड के दौरान क्या कुछ एविडेंस ईडी को मिले हैं उन बातों पर भी जिक्र होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अब तक आखिर ईडी को बरामद क्या हुआ है, 1 रुपया ईडी को बरामद नहीं हुआ। और इसी बात को संजय सिंह ने भी कहा था कोर्ट रूम के अंदर कि आखिर अब तक क्या बरामद हुआ है। पिछले 6 महीने पहले मेरे करीबियों के घर पर भी छापेमारी हुई थी, लेकिन ईडी कम से कम ये तो बताए कि आखिर बरामद क्या हुआ है। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आज ईडी कोर्ट के अंदर दे सकती है। चलिए आप नमित मेरे साथ बने रहिएगा, एक बड़ी खबर भी अपने तमाम दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। यहाँ पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर ईडी का शिकंजा, जी हाँ देखिए अब अमानतुल्लाह पर शिकंजा कसा गया है। अमानतुल्लाह के ठिकानों पर ईडी जबरदस्त छापामार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में अमानतुल्लाह के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई, वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले पर छापा मारा जा रहा है। ओखला विधानसभा से विधायक है अमानतुल्लाह खान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार एक एक कर सांसद, विधायक, मंत्री घेरे में हैं ईडी के। तो ईडी के रडार पर एक और आप नेता एमएलए अमानतुल्लाह के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई। तो ये कार्रवाई भी आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और नमित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नमित देखिए अब लगातार एक एक करके शिकंजा कसता जा रहा है और अब एमएलए अमानतुल्लाह के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई, जरा जानकारी। देखिए बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के विधायक है ओखला से अमानतुल्लाह खान, ये छापेमारी ईडी ने आज उनके घर पर उनके ठिकानों पर जो की है, ये पिछले साल जो है एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की तरफ से अमानतुल्लाह खान के ऊपर छापेमारी की गई थी, और उस दौरान अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी एसीबी की तरफ से किया गया था। इसके साथ साथ उनके करीबियों के घर पर भी छापेमारी हुई थी। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं का घोटाला जो है यानी कि वक्फ बोर्ड की जमीन के घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगे थे। उस दौरान जब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था, हालांकि सितंबर के महीने में यानी कि सितंबर 2022 में उनको जमानत जरूर मिल गई थी, लेकिन ये उसी मामले में गिरफ्तारी हुई, जो छापेमारी, माफी चाहूंगा, आज जो छापेमारी हो रही है ईडी की तरफ से, ये उसी मामले में हो रही है। क्योंकि जमानत मिलने के बाद अमानतुल्लाह खान के करीबियों के घर पर जो छापेमारी हुई, वहां पर जो एंटी करप्शन ब्यूरो को कुछ डायरियां मिली थी। हाँ। उन डायरियों के अंदर ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया था, यानी कि हवाला के जरिए जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो सामने आया था। इसके साथ साथ विदेशों में पैसे भेजने की बात भी सामने आई थी। इसके साथ साथ अमानतुल्लाह खान के ऊपर यह भी आरोप है कि जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस दौरान 32 लोगों की नौकरी उन्होंने लगाई जिसमें नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया। तो इस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं, क्योंकि पहले एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई ने केस दर्ज किया था 2 अलग अलग मामलों में, और अब जो चीजें सामने आई थी, एंटी करप्शन ब्यूरो को जो एविडेंस मिले थे, जो डायरिया मिली थी, उन सबूतों को जो एंटी करप्शन ब्यूरो हैं उन्होंने ईडी से साझा किया था, और अब ईडी ने जो है इसी मामले को लेकर छापेमारी की है।
देखिए, पिछली बार तो गिरफ्तारी हो भी गई थी अमानतुल्लाह की, आपको याद होगा, क्योंकि जिस तरीके से 24 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था, उनके करीबियों के पास से भी 2 अवैध लाइसेंस, बिना लाइसेंस की पिस्टल भी मिली थी। अब जो मामला है, चूंकि अब ईडी देख रही है, तो ये मामला किस तरीके से मोड़ ले लेगा, क्या गिरफ्तारी हो सकती है, कितनी संभावना है? नमित, क्या लगता है आपको? देखिए, दरअसल पिछले साल तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तारी की थी, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो को जो प्रूफ मिले थे, जिस बात का मैं जिन डायरियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि तकरीबन 5 से 6 ऐसे अमानतुल्ला खान के करीबी थे जिनके घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा था और सीबीआई की टीम ने भी छापा मारा था। वहां पर जो डायरियां मिली थी, उन डायरियों के अंदर जो चीज़ें निकल कर सामने आई थी, जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन का मामला जो निकल कर सामने, और जब भी कभी ट्रांजेक्शन का जिक्र होता है, हवाला के पैसे का जिक्र होता है, तो ईडी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाती है उस मामले में। तो ऐसे में अब ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक जाए। चलिए नमित, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल आपको बता दें, ईडी की रडार पर आप नेता एमएलए अमानतुल्लाह के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई जारी है। अमानतुल्लाह के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हो रही है, चूंकि पूरा मामला ये मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि 2022 में दिल्ली की एसीबी टीम ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय गड़बड़ी का आरोप तब भी लगा था, और ये जो पूरा केस है एसीबी, इसके बाद अब ईडी ने ये छापामार कार्रवाई की, तो आम आदमी पार्टी के एक और नेता मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देश का मान बढ़ाने एथलीट से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। आज पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री बात करेंगे। एशियाई खेल में भारत के नाम कुल 107 पदक थे। कार्यक्रम में कोच और अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। एशियन गेम्स में कमाल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेल में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स के दल के साथ बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे। आपको बता रहे हैं, चीन में हुए एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते गए पदकों की कुल संख्या लगातार बढ़ी और एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। 10 अक्टूबर को आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी एशियाई खेल के पदक विजेताओं से बात करेंगे। लगभग 4:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली में एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय दल के एथलीट्स के साथ बातचीत को संबोधित किया जाएगा। इसी के साथ साथ भविष्य में शुभकामनाएं और प्रतियोगिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। भारत ने एशियाई गेम्स में 28 स्वर्ण पदक सहित 107 पदक अपने नाम किए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए।